जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं एक नया ही टॉपिक्स लेके आया हूँ। ये जियोग्राफी का टॉपिक है जिसके अंतर्गत बच्चों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैंने सोचा है कि क्यों ना इस टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए और आपको चीज़ें समझाया जाए, क्योंकि मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बच्चों को मैं ये टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ। उन बच्चों के लिए एक बार ये रिवीजन का कार्य होगा और जो बच्चे नए जुड़ेंगे उन्हें ये अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैं कैसे समझा रहा हूँ। आपको बस वैसे ही चीज़ों को याद करना है, ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं जाना है। मेन कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। तो चलिए अब बताऊं कि ये टॉपिक्स क्या है। तो आज मैं जो जियोग्राफी का एक टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, ओशियन करेंट है ना, यानी समुद्रीय जो धारा है, समुद्र है, समुद्र के अंदर जो चलने वाली धाराएं हैं। आज हम उन सभी धाराओं की बात करेंगे कि कौन सी धारा किधर चलती है, किस दिशा में चलती है, उन धाराओं का नाम क्या है, ये मैं डिटेल्स के साथ आपको समझाऊंगा। लेकिन इसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि टोटल ओशियन हैं कितने, समुद्र हैं कितने। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि टोटल समुद्र तो कहा जाता है, वैसे आपने बहुत सारे बुक्स में देखा होगा कि टोटल 5 समुद्र है, टोटल है ना 5 ओशियन है, 5 महासागर हैं। कौन कौन सा है मैं ये भी बताता हूं और कौन सा इसमें से महासागर नहीं है ये भी मैं आपको चीजें समझाऊंगा। देखिए आपने जो बुक में पढ़ा होगा कि पहला सबसे बड़ा जो महासागर है वो है आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। कौन सा? पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन। कौन सा? अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर। ठीक है, देखिए पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है ना, कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर बड़ा है इसलिए पूरे विश्व में प्रशांत महासागर ही ऐसा महासागर है जिसकी गहराई भी सबसे ज्यादा है। क्या है? गहराई भी सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा गहराई है यानी डीपेस्ट पॉइंट है ना, सबसे गहराई वाला जो बिंदु है, जो जगह है, उसे बोलते हैं मरियाना ट्रेंच। याद रखिएगा प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच है जो सबसे गहराई पे है, लगभग जो है कि 11 किलोमीटर की गहराई में है। बात क्लियर होगी। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर की सबसे गहराई वाला बिंदु कौन सा है? वो है मरियाना ट्रेंच है ना, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। आपको ये बात याद रखना है प्रशांत महासागर से। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर है ना। अगर मैप के थ्रू आपको दिखाऊं तो मैं एक अलग से साइड में यहाँ पे मैप ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिएगा कि देखिए जो आपको साइड में सपोज करिए कि पूरा हमारा एक वर्ल्ड है, विश्व है, तो विश्व के बीचों बीच में कौन सी रेखा गई हुई है? तो इक्वेटर है ना, इक्वेटर लाइन यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। बात क्लियर। तो इस भूमध्य रेखा जो गई हुई है, ध्यान सुनिए, तो ये जो भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा है, ये पूरे विश्व है ना, ये पूरा विश्व है। पूरे विश्व को ध्यान सुनिए, यहाँ पे है, देखिए यह हमारा पे इंडिया अगर यहाँ पे मैं बना रहा हूं तो इंडिया के दूसरे साइड ये वाला छोर और ये वाला छोर क्या है? प्रशांत महासागर है। अब आप देख रहे हो कि कैसे दोनों छोर पे प्रशांत महासागर है। तो देखिए ये मैप है, पृथ्वी गोल है। जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो पृथ्वी गोल को न पढ़ के उसको खोल के पढ़ते हैं। क्या करते हैं? खोल के पढ़ते हैं। जैसे सपोज करिए कि देखिए मेरा हाथ समझिए कि मान लीजिए कि हाथ जो है कि ऐसे ये गोल है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसे पढ़ना हो तो देखिए आपको दिख रहा होगा 2 अंगूठा यहाँ पे पास में है, गोल है। तो
अगर मैं इसे खोलूं तो देखिए दोनों अंगूठा दोनों तरफ चले गए, यानी ये दूर दूर हो गए। ऐसे ही हम लोग पृथ्वी को पढ़ते हैं। तो पृथ्वी का ये अंगूठा समझिए कि एक पैसिफिक ओशियन है तो दूसरा वाला ये है, क्योंकि जुड़ा हुआ है एक ही साथ। तो अलग अलग मैप में यानी ग्लोब में ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैप में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग पैसिफिक ओशियन है। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बाद यहीं पे आता है एक अटलांटिक ओशियन। कौन सा? अटलांटिक ओशियन। इसके पास में ही अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन देखोगे तो आपको देखने में एस आकार का दिखाई देगा। किस आकार का? एस आकार का। तो याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा महासागर है जो एस आकार का है, वो है अटलांटिक ओशियन, है ना। कौन सा? अटलांटिक ओशियन। अब एस आकार का है तो सपोज करिए, ध्यान सुनिए, देखिए ये एस आकार है। अब बताइए, मान लीजिए कि सपोज करिए कि आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो। क्या कर रहे हो? गाड़ी चला रहे हो। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो क्या आपको यहाँ पे जो गाड़ी है क्या वो दिखाई देगी? नहीं देगी। अगर आप यहाँ पे है और यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है तो आपको दिखाई देगी? नहीं देगी। समझिए कि मोड़ है। ये एस आकार का जो सागर है, अटलांटिक सागर है ना, अटलांटिक जो महासागर है वो एस आकार का है। तो ये ऐसे एस आकार का है अटलांटिक, और दूसरा सबसे बड़ा है, और ये क्या है? एक अंधा मोड़ की तरह है, इसलिए इस सागर को बोलते हैं अंध महासागर। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? अंध महासागर, है ना, अंध महासागर। तो पूछा जाए कि बताइए अंध महासागर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा अटलांटिक को। किसको? अटलांटिक को। इस आकार की सागर कौन सा है ना, यानी कौन सा जो महासागर है वो इस आकार का होता है? आपका अटलांटिक ओशियन। बात क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। तो आपको तीन चीज याद रखना है। क्या क्या? कि अटलांटिक को अंध महासागर भी बोलते हैं और यह इस आकार की है। क्लियर? अब समझिए, तो पहला सबसे बड़ा ओशियन कौन सा था? तो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? अटलांटिक। और तीसरा सबसे बड़ा है इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन जो है कि देखिए ये इंडिया है, इंडिया के नीचे वाला जो पार्ट है पूरा ये है ना, ये इंडियन ओशियन है। तो तीसरा सबसे बड़ा ओशियन यानी महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। अब हिंद महासागर में भी एक सबसे ज्यादा गहराई वाला पॉइंट है जिसे कहते हैं सुंडा ट्रेंच। कौन सा? सुंडा ट्रेंच, है ना। हिंद महासागर में एक सबसे ज्यादा गहरा वाला पॉइंट है जिसे बोलते हैं सुंडा ट्रेंच। याद रखिएगा, सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच की गहराई जो है कि लगभग जो है कि 7.5 किलोमीटर है। कितना? 7.5 किलोमीटर है ना, 7.5 किलोमीटर इसकी गहराई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए ओवरऑल कि सबसे ज्यादा कौन से महासागर में सबसे ज्यादा गहराई है, तो आपका प्रशांत महासागर में। कौन सा बिंदु है सबसे ज्यादा गहराई पर? तो मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई जो है कि लगभग 11 किलोमीटर है। इंडियन ओशियन में सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? तो याद रखिएगा सुंडा ट्रेंच, लगभग 7.5 किलोमीटर। इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है, महासागर है, जिसे देश के नाम पर रखा गया है। ये भी बात याद रखिएगा। पूछा जाए कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसे किसी देश के नाम पर रखा गया है, वो सिर्फ आपका इंडियन ओशियन है। तो बात क्लियर हुई। हम लोगों ने 3 ओशियन देखा, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। तो सबसे दोनों साइड क्या है? दोनों साइड समझिए पैसिफिक है, उसके बाद इस आकार का अटलांटिक है जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, और अटलांटिक के बाद आपका इंडियन ओशियन है। तो ये 3 ओशियन हो गया। अब चौथा ओशियन है ऊपर, आर्कटिक ओशियन। कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। तो ध्यान सुनिए, जो आर्कटिक ओशियन है ये सबसे छोटा ओशियन है। क्या है? सबसे छोटा ओशियन है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, लेकिन ऊपर देखिए, ऊपर होता है आर्कटिक और नीचे होता है अंटार्कटिक। देखिए नाम में गलती हो सकती है। बहुत सारे बच्चे महासागर में गलतियां क्या करते हैं कि 3 महासागर एक ही जैसे नाम से मिलते जुलते हैं। एक आर्कटिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक जो मैंने बताया, तीसरा अंटार्कटिक। कॉन्सेप्ट समझिए, आर्कटिक,
अटलांटिक जो एस आकार का है और नीचे अंटार्कटिक। याद रखिएगा, देखिए गलती यही होती है, आर्कटिक याद रखने का तरीका मैं समझाता हूं। देखिए नाम लिखा है अटलांटिक, अटलांटिक। अब लॉ शब्द आ रहा है तो बीच में आ रहा है ना अटलांटिक, देखिए लॉ आ रहा है अटलांटिक लॉ, तो समझ जाइएगा कि बीच वाला है, यानी अंध महासागर को बोलते हैं अटलांटिक। और आर्कटिक कहा जाएगा, आर्कटिक देखिए इसमें लॉ नहीं आ रहा है तो ऊपर है, और नीचे आ रहा है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक का मतलब अंदर, देखिए नाम सुनिए, अंटार्कटिक यानी अंदर यानी नीचे। कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद रखेंगे, आर्कटिक ऊपर, ठीक है, बीच में अटलांटिक और नीचे अंटार्कटिक। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलिए अब मैंने आपको टोटल 5 ओशियन बता दिया जो कि बुक्स में है। अब समझिए इस बात को, सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा है अंटार्कटिक सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? अंटार्कटिक, है ना, अंटार्कटिक ओशियन है सबसे बड़ा। और 5वें नंबर पे आता है आर्कटिक ओशियन। लेकिन एक दिक्कत यही है, जो नीचे अंटार्कटिक ओशियन है ना, ये ओशियन है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भूगोलवेताओं ने क्या किया है, उसे ओशियन माना हुआ है। ऐसे मेन तो 4 ही ओशियन है। कितने हैं? मेन 4 ही ओशियन है, लेकिन मैंने बताया कि बहुत सारे बुक्स में 5 ओशियन दिया गया है। क्लियर? तो बात समझ में आ गई कि मेन 4 कौन सा है। तो याद रखिएगा कि मेन 4 जो है ऊपर ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे वाले को 5वें नंबर पे शामिल करोगे तो ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा आर्कटिक हो जाएगा। तो अब सब कुछ सुनिए, क्या क्या मैंने आपको चीजें बताया। सबसे पहले बताया सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा सबसे बड़ा जो है अंटार्कटिक, 5वां आर्कटिक। लेकिन कौन सा ऐसा ओशियन नहीं है? कौन ओशियन नहीं है? तो अंटार्कटिक ओशियन नहीं है रियल में, बल्कि इसे भूगोलवेताओं ने कहा कि नहीं ये भी ओशियन है, बट रियल में ये ओशियन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बर्फ ही जमा होता है ना, महासागर है ही नहीं, पूरा ये बर्फ ही वाला एरिया है, ठीक है। तो उन लोगों ने फिर भी कह दिया कि इसे ओशियन मान लिया जाए। तो बहुत सारे जो बुक्स में 5 ओशियन है मैंने वो भी समझा दिया, और 4 ओशियन क्यों है ये भी समझा दिया। अब आपने एक चीज देखा होगा कि जो ओशियन है ना, ओशियन है, इन ओशियन को भी बांटा गया है। जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन को, प्रशांत महासागर को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, यानी जो देखिए जो ये विषुवत रेखा आपको दिखाई दे रही है, विषुवत रेखा के ऊपर जो ओशियन है पैसिफिक वाला, उसे बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। ध्यान सुनिए, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर में जो महासागर है प्रशांत वाला, उसे बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है ना, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। और जो साउथ में है इसे बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर, यानी साउथ पैसिफिक ओशियन। क्लियर? तो ये हो गया 2। उसके बाद जो है कि प्रशांत महासागर का 2 आपने समझ लिया। उसके बाद आता है अटलांटिक। अटलांटिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, एक साउथ अटलांटिक ओशियन, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, है ना। तो ये आपने देखा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर टोटल 4 हो गए, है ना। 2 महासागर से कितने बना दिए गए? 4 बना दिए गए। ध्यान से सुनिएगा, 2 महासागर से कितने बन गए? 4 बन गए। अब कॉन्सेप्ट समझिए, अब टोटल गिनेंगे तो कितना महासागर आपको दिखाई देगा, सुनिए। उत्तरी महासागर, दक्षिणी महासागर, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर 4 हो गए। इंडियन ओशियन, आर्कटिक और अंटार्कटिक टोटल 7 हो गए। कितने हो गए? 7 हो गए। अब देखिए इसे बांटा गया तो 7 हो गए, इसीलिए एक गाना आया था 7 समुंदर पार, तो समझ में आ गया, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आगे। वही कॉन्सेप्ट, ये 7 समुंदर, जो 7 समुद्र का नाम लिया गया था, ये वही 7 ओशियन है, ठीक है। तो ये 7 ओशियन आपको समझ में आ गया, किस ओशियन को क्या कहते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं
ओशियन करंट। आपने ओशियन तो समझ लिया, समुद्र समझ लिया, महासागर समझ लिया। अब समझते हैं कि उसमें जल की धाराएं, जल धाराएं कैसे चलती हैं। समुद्र है तो समुद्र में जो धाराएं हैं वो तो चलेंगी ना कहीं जाएंगी, वो कैसे चलती हैं। तो इसके लिए आपको दो चीजें समझना जरूरी है। एक ठंडी, है ना, एक ठंडी जलधारा। कौन सी समझना है? ठंडी जलधारा, ठीक है। और दूसरा समझना है गर्म जलधारा। क्या समझना है? गर्म जलधारा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठंडी को बोलते हैं कोल्ड। क्या बोलते हैं? कोल्ड करंट, है ना। और दूसरा वार्म करंट। दो पॉइंट्स याद रखिएगा, एक होता है कोल्ड करंट यानी ठंडी जलधारा, दूसरा होता है वार्म करंट यानी गर्म जलधारा, ठीक है। तो जो ओशियन करंट है वो दो तरीके की होती है, एक तो ठंडी होती है, एक गर्म होती है। अब समझते हैं कि ठंडी जलधारा कैसी होती है, गर्म जलधारा कैसी होती है। देखिए, जब जल में धाराएं होती है ना, जैसे आपने खेत में पानी चलाते हैं तो देखते हैं ना, खेत में जब पानी चलता है तो धार के रूप में बहता है, नहीं बोलते बहुत तेज धार से आ रहा है, तो वही धाराएं हैं। तो वो पानी जो ये ओशियन है, इसमें जो इनकी धाराएं चलती है, ये भी तो चलती हैं, ये भी मूवमेंट्स करती है, वेव होता है, तरंगे होती हैं इनमें भी। ये जब चलती है तो ये भी गर्म और ठंडी होती है। अब आप कहेंगे कि गर्म कैसे होती है, ठंडी कैसे होती है? समझिए, देखिए, जो जलधाराएं विषुवत रेखा के पास में होती है, ये सभी गर्म होती है। क्या होती है? सभी गर्म होती है। और जो विषुवत रेखा से दूर होती है वो ठंडी होती है ना। जो विषुवत रेखा के पास में होती है जलधाराएं, वो गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? कि आपको पता है ना कि विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में आपका क्या पाया जाता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री साउथ में क्या होता है? मकर रेखा होती है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही जो है कि क्या होता है? सन की लाइटें पूर्ण रूप से पड़ती है, जिसके कारण ये पूरा एरिया गर्म हो जाता है। क्या होता है? पूरा एरिया गर्म हो जाता है। मैं बात करूं कि ये वाला जो एरिया है ना, इसका टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये पूरा एरिया जो समुद्र का एरिया है पूरा, है ना, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और सबसे कम यानी ऊपर जाएंगे धीरे धीरे तो ऊपर सूर्य की किरणें तो पड़ेंगी नहीं, तिरछी पड़ेंगी। तो जब ऊपर कम हो जाता है तो लगभग वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। तो समुद्र का जो टेम्परेचर है आपको समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां है? तो आपका देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और उसमें भी सबसे ज्यादा कहां है? तो विषुवत रेखा के करीब में, है ना। विषुवत रेखा के करीब में खूब ज्यादा टेम्परेचर है। खूब ज्यादा टेम्परेचर है तो बताइए, जब तापमान इसके ऊपर पड़ेगा, धूप की किरणें पड़ेंगी, तो ये पानी यहाँ के आस जो समुद्र है, समुद्र का पानी गर्म होके कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। और जब गर्म होके ऊपर की तरफ जाएगा तो जहां से पानी वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है वो वाला एरिया खाली हो जाएगा। और उस एरिया को पूरा करने के लिए अगल बगल से पानी आने लगेगा। क्या करेगा? साइड साइड से पानी आने लगेगा उस एरिया को पूरा करने के लिए। और जब वही साइड से पानी आएगा उसे ही बोलेंगे करंट यानी जल धारा। क्या बोलेंगे? जल धारा। तो जब गर्म पानी आएगी यानी गर्म जलधारा जब एक जगह जाएंगी या कहीं से डायरेक्शन जाएंगी, दिशा में जाएंगी, उसे गर्म जलधारा यानी वार्म करंट बोलेंगे। और जो ठंडा वाटर होगा उसे क्या बोलेंगे? कोल्ड करंट बोलेंगे यानी ठंडी जल धारा। अब आप समझिए कि ये तो समझ में आ गया कि विषुवत रेखा के पास जो है कि गर्म होंगी और जो पोल है, ध्रुव से चलने वाली जो धाराएं होंगी वो कैसी होंगी? ठंडी होंगी। तो याद रखिएगा कि विषुवत रेखा से जो चलने वाली धाराएं हैं वो विषुवत रेखा से चल करके ध्रुव के तरफ जाती हैं और ध्रुव से चलने वाली जो धाराएं होती है वो विषुवत रेखा के तरफ आती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? अब समझिए, जो धाराएं विषुवत रेखा से निकल करके कहाँ जाएंगी? ध्रुव के तरफ जाएंगी, ध्रुव के तरफ जाएंगी, है ना। दो ध्रुव है ना, नॉर्थ और साउथ। तो ध्रुव के तरफ जाएंगी, ठीक है, तो इसे बोलेंगे
गर्म जल धारा। और जो धाराएं ध्रुव से लेकर के विषुवत रेखा तक आएंगी इसे बोलेंगे ठंडी जल धारा। क्या बोलेंगे? ठंडी जल धारा। अब समझिए कि जो ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के लगभग 10 डिग्री ऊपर यानी नॉर्थ में और 10 डिग्री नीचे, है ना। देखिए 10 डिग्री मान लेता हूँ, ये 10 डिग्री है ना, ऊपर और 10 डिग्री नीचे, है ना। 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, यहाँ पे कोई भी जलधारा उत्पन्न नहीं होती है ना। कोई भी जलधारा, पानी के अंदर कोई भी हलचल नहीं होता है, बिल्कुल शांत होती है, इसलिए यहाँ पे जलधारा उत्पन्न नहीं होती है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो पानी यानी जलधाराएं हैं कितने डिग्री तक उत्पन्न नहीं होती है, तो याद रखिएगा जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री जो साउथ है उसमें जलधाराएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में जलधाराएं उत्पन्न नहीं होती हैं। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जलधाराएं जो उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, अब यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी जलधाराएं हैं। ठीक है, और ये भी जानेंगे कौन सी ठंडी जलधारा होती है, कौन सी गर्म जलधारा होती है। तो इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको 3 चीजें पहले समझा देता हूं कि कौन कौन सा पढ़ना है। देखिए हमने ये समझा कि जितनी जलधाराएं होती हैं सब ओशियन में ही होगा, तो मेनली 3 ओशियन है ना। कौन कौन सा? बड़ा बड़ा मैंने बताया, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। तो इन्हीं 3 ओशियन में बनने वाली जितनी भी जलधाराएं हैं सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बात क्लियर होगी? पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन, 3 ओशियन में जो बनने वाली जलधाराएं हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आपको समझ में आ चुका होगा कि 3 ही पढ़ना है। कौन कौन सा? तो पहला है इंडियन ओशियन में पढ़ेंगे कि इंडियन ओशियन में कौन कौन सी करंट है या जलधाराएं हैं, ये पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे अटलांटिक। किसका पढ़ेंगे? अटलांटिक पढ़ेंगे। ठीक है, अटलांटिक पढ़ेंगे और अटलांटिक ओशियन में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा करंट है। और तीसरा पढ़ेंगे पैसिफिक। क्या पढ़ेंगे? पैसिफिक ओशियन का पढ़ेंगे। ठीक है, कि पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सा करंट है, क्या उनका नाम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंडियन ओशियन। क्या पढ़ेंगे? इंडियन ओशियन। उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दूंगा अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन। क्लियर? क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, इसका भी मुझे ध्यान रखना है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में कौन कौन सी जलधाराएं हैं, उनका नाम क्या है, पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझाऊंगा। समझिए और कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, याद रखिएगा। बस एक बात याद रखिएगा कि देखिए ठंडी जलधारा को समझिए ना कि सांस है। क्या है ये? सांस, है ना। ठंडी जलधारा सांस होती है। और गर्म जलधारा को समझिए बहू है। क्या है ये? बहू, है ना। सांस बहू, आपने देखा होगा सांस बहू। तो ऐसे ही ठंडी जो जलधारा है इसको समझिए कि सांस है, और गर्म जलधारा क्या है ये? तो बहू है। बस अब समझिए कि जब देखिए अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेरल। क्या नाम था? फेरल। ठीक है, फेरल वैज्ञानिक ने बताया था कि अगर विषुवत रेखा के उत्तर में, है ना, विषुवत रेखा के उत्तर में अगर कोई जलधारा उत्पन्न होगी, है ना, कोई जलधारा उत्पन्न होगी तो वो हमेशा क्लॉकवाइज जाएगी। किसका? क्लॉकवाइज जाएगी। ये पॉइंट याद रखिए कि बताया था फेरल ने कि अगर कोई जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, है ना, वो अगर नॉर्थ में उत्पन्न होती हैं तो वो हमेशा क्लॉकवाइज जाएंगी। किस वाइज? क्लॉकवाइज जाएंगी। अगर साउथ में होती हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी। किस में जाएंगी? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। अब इस बात को हम लोग फेरल का जो नियम है, फेरल का जो बताने का तरीका है, इसी फेरल के नियम का प्रयोग करके हम लोग सीखेंगे। तो बात आपको एक चीज समझ में आ गया कि जो ठंडी जलधाराएं हैं वो कौन है? सांस। और जो गर्म जलधाराएं वो है बहू। बात क्लियर? चलिए
अब देखिए गर्म जल धाराएं यानी सबसे ज्यादा जहां पे गर्मी होगी वही न वाष्प बन के पानी ऊपर जाएगा। जब वाष्प बन के पानी ऊपर जाएगा तो अगल बगल से पानी आएगी, उस जगह को पूरा करने के लिए एक प्रकार की जल धाराएं चलेंगी। तो समझिए, अब देखिए यहाँ पे जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। अब समझिए, पहले नॉर्थ वाला पढ़ लेते हैं, फिर साउथ का पढ़ लेंगे। क्लियर? चलिए, नॉर्थ में यहाँ से जलधारा उत्पन्न होती है ऐसे। देखिए, मैंने अभी आपको समझाया कि नॉर्थ में अगर जलधारा उत्पन्न होंगी तो क्या होंगी, क्लॉकवाइज चलेंगी। तो देखिए ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर साउथ में होंगी तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। देख रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब देखिए, अब ये विषुवत रेखा है। क्या है ये? विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में तो कोई भी करंट उत्पन्न नहीं होता है ना, कोई भी जलधाराएं होती ही नहीं है। तो समझिए कि 10 डिग्री से ऊपर का है ये, 10 डिग्री से ऊपर ये अगर जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन विषुवत रेखा से उत्तर में उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। कौन सा? उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। याद रखिएगा, पहला नंबर ये लिख देता हूं, 1 नंबर। अभी मैं यहाँ पे 1 नंबर का नाम लिख देता हूं। 1 नंबर वाला जो जलधारा है उसका नाम क्या होगा? उत्तर या उत्तरी, है ना, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। क्या नाम होगा? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, यानी नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट। अब बताइए कहाँ से उत्पन्न हुआ है? यह आपको दिख रहा है कि जो पूरा ये वाला एरिया है ये गर्मी वाला एरिया है, यानी विषुवत रेखा के जस्ट पास से ही उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये गर्म जलधारा यानी बहू। अब देखिए, जैसे ये बहू निकली यानी गर्म जलधाराएं निकली एकदम गुस्से से, है ना, गुस्सा समझते हो, गुस्से से एकदम, जैसे गुस्से से निकली तो यहाँ पे एक जगह है ना, द्वीप है, सोमालिया द्वीप। कौन सा द्वीप है? सोमालिया द्वीप। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक द्वीप है, सोमालिया द्वीप, है ना। कौन सा द्वीप है? अब मैं यहाँ पे हर एक चीज नहीं लिख पाऊंगा, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे है सोमालिया द्वीप। जैसे यहाँ से उत्तरी विषुवत रेखीय जो जलधाराएं हैं निकली, यानी गर्म बहू निकली तुरंत और इससे टकरा गई। क्या हो गई? सोमालिया से टकराई। जैसे सोमालिया से टकराएगी आगे की तरफ ऐसे मुड़ गई। देखिए, टकराने के बाद तुरंत इसका डायरेक्शन ऐसे दिशा में हो गया, ये चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी एक जलधारा ये बनेगी दूसरा, तो सोमालिया है, इसलिए सोमालिया से टकराई थी, इसलिए इसका नाम सुमेरु की जलधारा या सोमालिया की जलधारा। याद रखिएगा, दूसरा कौन सी जलधारा है? तो सोमेरु, है ना, सोमेरु की जलधारा, सुमेरु की जलधारा या सोमालिया की जलधारा। क्या होगी? सोमालिया की जलधारा। और यही जलधारा आगे जाती है तो ये भारत में प्रवेश कर जाती है। दिख रहा ना, ये गुजरात वाला एरिया, यहाँ से प्रवेश करके, है ना, पूरा साउथ इंडिया की तरफ से मुंबई वाले एरिया से प्रवेश कर जाती है भारत में, और यही मानसून का रूप ले लेती हैं और भारत में वर्षा कराती है। बात क्लियर हो गई? तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट यानी उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहां से टकराकर? सोमालिया द्वीप से टकरा करके आगे की तरफ चली जाती है। और देखिए, जब आगे की तरफ जाती है तो इसका नाम जो है कि सुमेरु जलधारा या सोमालिया की जलधारा। तो 1 नंबर कौन सा जलधारा है? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। 2 नंबर है सोमालिया की जलधारा या सुमेरु जलधारा। अब आप देखिए, अब ये जलधारा कहां से जा रही है? विषुवत रेखा के पास से जा रही है, इसलिए गर्म होंगी, और यही जलधारा आगे गई है तो ये भी क्या होंगी? गर्म होंगी। यानी पहले नंबर और दूसरे नंबर की जलधारा कौन सी है? तो गर्म है। क्या है ये? गर्म है। आपको समझ में आ गया? दोनों यानी जो बहू है ये ऊपर नॉर्थ में इंडियन ओशियन में क्या है, इसकी गर्मी ज्यादा है और जिसके कारण बारिश करा देती है। ठीक है, अब देखिए नीचे आते हैं साउथ वाले में। तो साउथ वाले में ये देखिए, इसको बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करेंट, है ना, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। क्या बोलते हैं?
3 नंबर को दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। आप नाम नोट करते चलिएगा जैसे मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए ये दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा जब आगे की तरफ चलती है तो बताइए ये भी गर्म होगी कि ठंडी? गर्म होगी। क्यों? विषुवत रेखा से उत्पन्न हुई, यानी बहू निकल चुकी है। अब देखिए बहू ऐसी होती है, सब खचड़ा टाइप की है ना, आने के बाद घर में भगदड़ हो जाता है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है। जैसे निकली एकदम गर्म है ना, गर्म दिमाग से निकला, और जैसे निकला आगे की तरफ, जैसे आगे की तरफ गई तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे ये एक द्वीप है मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर द्वीप। कौन सा द्वीप? मेडागास्कर आइसलैंड है। मेडागास्कर से टकरा जाती है। क्या होती है? आगे जैसे बढ़ती है मेडागास्कर से टकरा जाती है। जैसे आई इधर से गर्म होते हुए, और ये कहाँ से टकरा गई? मेडागास्कर से टकरा जाती है। किससे? मेडागास्कर से टकरा जाती है। और मेडागास्कर से टकराने के बाद ये 2 भागों में बट जाती है, एक मेडागास्कर के दूसरे हिस्से से और एक मेडागास्कर के दूसरे हिस्से से निकल जाती है। देखिए मेडागास्कर के दूसरे हिस्से से एक निकल जाती है, एक ऊपर से और एक नीचे से। अब देखिए जो मेडागास्कर के ऊपर से निकल जाती है तो ये यहाँ पे एक जगह है मोजाम्बिक। कौन सा जगह है? मोजाम्बिक, है ना। तो मोजाम्बिक वाले जो एरिया से एक चली जाती है जलधाराएं, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक की जलधारा। कौन सी? मोजाम्बिक की जलधारा, है ना। जो मोजाम्बिक के तरफ से चली जाती है इस जलधारा को बोलते हैं मोजाम्बिक की जलधारा। क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक की जलधारा। और जो मेडागास्कर के नीचे वाले एरिया से चली जाती है उस धारा को बोलते हैं मेडागास्कर की जलधारा, मेडागास्कर करंट। अब बताइए पूरा गर्म आ रहा है कि नहीं? ये पूरा बहू आ रही थी, यहां से टकरा के 2 भागों में बट गई। बटने के बाद ये भी क्या है? अभी भी गर्मी है ना। ये भी क्या है? गर्म है। यानी मेडागास्कर की जो जलधारा है वो भी गर्म है, और मोजाम्बिक की जो जलधारा है वो भी गर्म है ना। किससे टकरा के अलग हुई है? तो मेडागास्कर से। मेडागास्कर से टकराकर अलग अलग हो चुकी है 2 पार्टों में। कौन सी धारा? तो दक्षिणी विषुवत-रेखीय जल धारा, जो कि गर्म थी, है ना, बहुत ज्यादा अलग हो गई। अब जैसे आगे की तरफ जाती है तो फिर से एक हो जाती है, दोनों क्या होती है? जलधारा फिर से एक हो जाती है, और एक जैसे ही जलधारा होती है इसका नाम होता है अलगुहास की धारा, है ना। अलगुहास की धारा याद रखिएगा, अलगुहास की जलधारा भी बोल सकते हैं। तो अलगुहास की जलधारा क्या हो जाती है? अलगुहास की धारा। तो देखिए दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा निकली मेडागास्कर से टकराकर 2 भागों में, एक मोजाम्बिक की तरफ चली गई, एक मेडागास्कर के नीचे की तरफ चली गई। जो मोजाम्बिक की तरफ चली गई उसे बोलते हैं मोजाम्बिक की जलधारा, और जो मेडागास्कर के नीचे से चली गई उसे बोलते हैं मेडागास्कर की जलधारा। और जैसे ये आगे बढ़ी दोनों फिर से एक हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं अलगुहास की जलधारा। क्या बोलते हैं? अलगुहास की जलधारा। ये दोनों एक हो गई, अलगुहास की जलधारा। अब देखिए पूरा क्या थी? ये गर्म जलधारा थी, लेकिन इसी बीच में बहुत बड़ा लफड़ा होता है कि बहुत तेज गर्म जलधारा आ तो रही है, इसी बीच में यहाँ पे कोल्ड करेंट यानी सांस दूसरे साइड से आकर के टक्कर देती है, फटाक से क्या करती है? टक्कर देती है। अब देखिए कुछ भी हो, घर में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन हमेशा वर्चस्व किसका होता है? सांस। तो देखिए कोल्ड करंट का यहाँ पे पावर ज्यादा है ना। ठंडी वाली जलधारा का पावर ज्यादा है, सांस का पावर ज्यादा है। इधर से आने के बाद भी जैसे ये टकराई है ना, ये क्या होगी? ये एक करंट आके टकरा गई। मैं आगे समझाऊंगा, जब ये अटलांटिक पढ़ाऊंगा तब इस करंट का नाम बताऊंगा। तो देखिए ये धारा जो कि आके टकरा गई, और जैसे ये धारा क्या है? ठंडी जलधारा है। अब इसकी पूरी गर्मी उतर गई। क्या होगी? पूरी गर्मी इसकी शांत हो गया, और तुरंत ये अपना डायरेक्शन चेंज क्या कर दी? डायरेक्शन चेंज। अब देखिए ये डायरेक्शन चेंज हो गया, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ये आई इधर से धक्का दी, कौन? कोल्ड करंट यानी सांस, और इसका चेंज हो गया पूरा डायरेक्शन बहू का, जो कि अब देखिए ये ठंडी जलधारा थी, कौन सी? सांस वाली, यानी कोल्ड करंट थी। ये कोल्ड करंट जो है कि जैसे टकराई, तो टकराने के बाद अपने पूरा ठंडी दे दी उसको, और ये बेचारी हो गई ठंडी। ये क्या हो गई? ठंडी। ये ठंडी जलधारा हो गई। कैसी? ठंडी जलधारा। तो अब देखिए ये किस ओशियन में है? हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ओशियन। किस ओशियन का पढ़ रहे हैं? इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में ये विषुवत रेखा के किस डायरेक्शन में है? तो साउथ में। तो इस जलधारा का नाम क्या बोलेंगे? इस जलधारा का नाम कि
दक्षिणी है ना, साउथ में है तो दक्षिणी, दक्षिणी और किसका है, इंडियन का है तो दक्षिणी हिंद है ना, दक्षिणी हिंद, इंडियन को हिंद। अब देखिए दक्षिणी हिंद और दक्षिणी हिंद इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी हिंद प्रवाह। क्या नाम होगा, दक्षिणी हिंद प्रवाह है ना, साउथ विंड ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह इसका नाम क्या हो गया, दक्षिणी हिंद प्रवाह। अब जैसे आगे की तरफ बढ़ी है ना, डायरेक्शन इसका चेंज हुआ, ठीक है। अभी मैंने बताया था हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी साउथ में, तो डायरेक्शन इसका चेंज हो गया। अब जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ तो आगे जाएगी, आगे देखिए क्या है, ठंडी हो गई। क्या हो गई, दक्षिणी हिंद प्रवाह जो क्या होती है, ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ठंडी जलधारा आके टकरा गई और जैसे टकराई उसका डायरेक्शन चेंज, और जैसे डायरेक्शन चेंज हो गया ठंडी जलधारा हो गई। ये जलधारा कैसी हो गई, ठंडी हो गई। और ठंडी होने के बाद जैसे आगे बढ़ी तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया, अब ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उस साइड पूरब है और इस साइड पश्चिम है ना, उस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है। तो वेस्ट से होते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से निकल जाती है, फिर से ऐसे क्या होती है, ये निकल जाती है। और जैसे आगे की तरफ निकल जाती है तो ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से निकल जाती है जलधारा, इसलिए इस जलधारा का नाम क्या है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, याद रखिएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। अब बताइए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी होंगी, तो ठंडी होंगी। क्यों ठंडी होंगी, आपको समझ में आ गया कि यहाँ से ठंडी जलधारा टकराई थी जिसके कारण ये पूरा गर्मी इसका खत्म हो गया, जिसके कारण ये ठंडी हो गई। और यही ठंडी जलधारा जो है ऑस्ट्रेलिया से निकली, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से निकली, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। अब ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी है, ठंडी है। और देखिए जो धाराएं ठंडी होती हैं वो कभी भी बारिश नहीं कराती हैं, जो धाराएं ठंडी होती हैं वो कभी भी बारिश नहीं कराती हैं, जिसके कारण ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम वाला भाग, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम वाला भाग जो मरुस्थल बन चुका है ना, क्या बन चुका है, मरुस्थल बन चुका है, डिजर्ट बन चुका है, यहाँ पे बारिश नहीं होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो राजस्थान वाला एरिया है यहाँ भी डिजर्ट बन चुका है। क्यों डिजर्ट बन चुका है, समझिए कि जब ये जलधाराएं चलती है गर्म वाली तो ये टकराने के बाद है ना, सोमालिया से टकराने के बाद सुमेरु जलधारा हो जाती है या सोमालिया की जलधारा, और जैसे धीरे धीरे ऊपर जाती है तो इसकी गर्मी शांत होने लगती है और जिसके कारण ये पहले ही राजस्थान पड़ जाता है, जिसके कारण राजस्थान वाले एरिया में भी और ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या पड़ गया है, तो डिजर्ट यानी मरुस्थल हो चुका है। ऐसे ही और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी डिजर्ट हो गया, समझिए यहाँ पे क्या हो गया, डिजर्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आपको दिखेगा अफ्रीका में भी डिजर्ट, ये आगे चल के बताऊंगा कि अफ्रीका में कौन कौन सा डिजर्ट बना, ये सब समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो जलधाराएं ठंडी होंगी वो बारिश नहीं कराएंगी, जिस एरिया में बारिश नहीं होगा वहां पे क्या होगी, डिजर्ट हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से निकली तो इसलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा हो गई। और पुनः यही प्रक्रिया बार बार रिवीजन करती रहती है, ऐसे ही चलता रहता है प्रोसेस। यानी इंडियन ओशियन में टोटल आपको जितना करेंट्स मैंने पढ़ाया इतना ही जलधाराएं आपको पढ़ना है। एक बार फास्ट रिवीजन कराता हूं, समझ जाइए कि इंडियन ओशियन में कौन कौन सी जलधारा है। तो देखिए इंडियन ओशियन के विषुवत रेखा के ऊपर में एक जलधारा है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, जो निकलती है, निकलने के बाद जो है कि टकराती है सोमालिया से, सोमालिया से टकराने के बाद सुमेरु की जलधारा या सोमालिया की जलधारा हो जाती है और वही जलधारा यूपी मतलब कि हमारे भारत में आकर वर्षा करा देती है, ये वाली जलधारा जो मानसून का रूप ले लेती है। उसके बाद विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा जो क्या करती है, जैसे आगे जाती है मेडागास्कर द्वीप से टकरा जाती है और टकराने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, एक मोजाम्बिक की तरफ चला जाता है और दूसरा मेडागास्कर की तरफ चला जाता है। तो जो मोजाम्बिक की तरफ जाती है जलधारा है उसे मोजाम्बिक की जलधारा कहते हैं, जो मेडागास्कर की तरफ से नीचे से निकल जाती है उसे मेडागास्कर की जलधारा कहते हैं। दोनों ये धाराएं आगे जाके मिल जाती है जिसे क्या बोलते हैं, अलगुहास की धारा। क्या बोलते हैं, अलगुहास की धारा। और इस अलगुहास
भूभास की धारा से एक ठंडी जलधारा आके टकरा जाती है और उसका डायरेक्शन ही चेंज कर देती है और अपनी ठंडी उसमें ट्रांसफर कर देती है, तो हो जाती है ठंडी जलधारा। और ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो दक्षिणी हिंद प्रवाह। दक्षिणी, क्योंकि देखिए ये दक्षिण में है तो दक्षिणी और हिंद महासागर में है, इसलिए दक्षिणी हिंद प्रवाह। और यही दक्षिणी हिंद प्रवाह आगे जाती है तो ऑस्ट्रेलिया से फिर मुड़ जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से निकल जाती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। क्या होती है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और ये आपने देखा कि दोनों जलधाराएं ठंडी थी। तो नहीं, पूरा इंडियन ओशियन में सिर्फ जो दो ही ऐसी जलधारा है जो ठंडी है। कौन कौन सा? तो देखिए, दक्षिण हिंद प्रवाह और ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। दक्षिण हिंद प्रवाह और ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, यही दोनों क्या है? ठंडी है। इन ठंडी होने के कारण जो है कि ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी वाला जो इलाका है ये वाला पूरा मरुस्थल है। क्या है? पूरा मरुस्थल है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंडियन ओशियन की जलधाराएं पूरी कंप्लीट हो गई। चलिए, तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर से स्टार्ट करता हूं और अटलांटिक महासागर के ये साउथ वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए, जब यहां से करंट बनता है तो मैंने बताया था, एक वैज्ञानिक थे फेरल, उन्होंने कहा था कि जो ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्थ साइड में है ना, हमेशा जो धाराएं होती हैं क्लॉकवाइज चलती हैं। किस दिशा में? क्लॉकवाइज चलती हैं। लेकिन इक्वेटर के साउथ में हमेशा एंटी क्लॉक चलती हैं। कैसे? एंटी क्लॉक चलती हैं। तो देखिए, ये एंटी क्लॉक यहाँ से जलधारा उत्पन्न हुई। क्या हुई? जलधारा उत्पन्न हुई। तो देखिए, ये विषुवत रेखा के जस्ट नीचे है और दक्षिण में है, इसलिए इस जलधारा का नाम हो जाता है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, यानी साउथ इक्वेटोरियल करंट। बात क्लियर हुई? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा यानी साउथ इक्वेटोरियल करंट। बात क्लियर, याद हो जाएगा। यह है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। क्या है? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है ना। ये कहाँ है? अटलांटिक के नीचे, इंडियन में भी है और पैसिफिक में भी है। ये नाम सबके लिए सेम है ना। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा और उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा तीनों ओशियन में समान है। तो देखिए, विषुवत रेखा के दक्षिण में है, इसलिए इसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा यानी साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब देखिए, जैसे ये करंट आगे की तरफ आती है तो आप देखेंगे कि साउथ जो अमेरिका है, इस साउथ अमेरिका में ऊपर ब्राजील है। क्या है? ऊपर ब्राजील है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्राजील है। तो ये जैसे ब्राजील के तरफ आती है तो ब्राजील से ये टकरा करके सीधे आगे की तरफ निकल जाती है ऐसे। ठीक है, क्या होती है? सीधे आगे की तरफ निकल जाती हैं ब्राजील से टकराकर, इसलिए इस धारा का नाम हो जाता है ब्राजील करंट या ब्राजील की धारा, है ना। क्या हो जाता है? ब्राजील करंट या ब्राजील की धारा। तो एक नंबर क्या था? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। और 2 नंबर क्या है ये वाला? कि ब्राजील की धारा। क्या है ये? ब्राजील की धारा। याद रखिएगा कि दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा ब्राजील के तरफ जाती है और ब्राजील से जैसे आगे जाती है तो ब्राजील के नाम पर इसका रखा गया है, यानी ब्राजील करंट, ब्राजील की धारा। अब ये ब्राजील की धारा दूसरी हो गई। अब देखिए, जब यहां से विषुवत रेखा के पास से ये जलधाराएं उत्पन्न हुई हैं, इसलिए ये कौन सी जलधारा है? तो गर्म है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी जलधाराएं उत्पन्न होंगी वो गर्म होंगी। तो देखिए, ये गर्म जलधाराएं थी और यही ब्राजील के तरफ गई तो ये भी क्या हो जाएगी? गर्म ही होगी। ठीक है, जैसे ये गर्म जलधाराएं आगे की तरफ बढ़ती हैं तो इधर अंटार्कटिक से एक धारा आती है। क्या आती है? अंटार्कटिक से एक धारा आती है। ध्यान सुनिए, ये धारा अंटार्कटिक से आती है और ब्राजील के धारा से टकरा जाती है। ब्राजील के धारा से टकरा जाती है। अब जो ये अंटार्कटिक से धारा आ रही है ना, ये होती है ठंडी। क्या होती है? तो ठंडी। अंटार्कटिक से जो जलधारा आती है ये ठंडी होती है ना। अब ये ठंडी जलधारा आएगी और जो ये ब्राजील की जलधारा जा रही थी, इन दोनों के बीच में होता है भयानक टक्कर। और देखिए, ये ठंडी जलधारा और ये गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से मिलेंगी तो उस गर्म जलधारा को क्या करेंगी? हल्का ठंडी कर देंगी। तो इसका डायरेक्शन हो जाता है चेंज। क्या होता है? डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उधर मुड़ जाती है। अब समझिए, तो पहला नंबर क्या था? कौन सी जलधारा थी? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। दूसरा क्या था? ब्राजील करंट यानी ब्राजील की धारा।
जैसे आगे की तरफ ब्राजील की धारा बढ़ी तो नीचे से एक ठंडी जलधारा आके टकरा गई, जिस धारा को बोलते हैं फॉकलैंड की धारा। क्या बोलते हैं? फॉकलैंड की धारा। यानी तीसरा कौन सी धारा हो गई? फॉकलैंड की धारा। ये जैसे टकराती है इस गर्म जलधारा यानी ब्राजील की धारा का डायरेक्शन चेंज कर देती है, फटाक से ये मुड़ जाएगा। और ये भी जो मुड़ेगा तो ये भी कौन सी जलधारा होंगी? तो ठंडी जलधारा होंगी, यानी कोल्ड होंगी। अब इसका नाम देखिए ये किस महासागर में है? आपको दिख रहा है ये अटलांटिक महासागर में। किस में है? अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर के साउथ में है, इसलिए इसका नाम होगा, जो ये वाली जलधारा है, साउथ अटलांटिक करेंट, है ना, या ड्रिफ्ट। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, प्रवाह भी बोल सकते हैं। तो साउथ अटलांटिक प्रवाह, है ना, साउथ अटलांटिक प्रवाह। बात क्लियर हो गई? इसको बोलती है ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है? तो मैंने बताया कि जहां से फॉकलैंड की धारा आकर टकराती है ना, जिससे ब्राजील की धारा से, जिसके कारण जो है कि इसकी ठंडी उस गर्मी से मिल जाती है और ठंडा कर देता है। और ये आगे की तरफ भी निकल जाता है, ऐसे एशिया की तरफ आगे निकल जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी हिंद महासागर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये उधर निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए ये आगे की तरफ निकल गई और ये कुछ धारा ऐसे आगे की तरफ निकल जाती है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ये ठंडी जलधारा जब निकली है ना, कौन सी? तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, है ना, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये 4 नंबर क्या है? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये जैसे मुड़ा आगे की तरफ तो दो पार्ट में, एक इधर चला गया, दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका का, एक दूसरे पार्ट में इधर चला गया, जो प्रवेश करेगा हिंद ओशियन में, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक प्रवेश कर गया ऊपर की तरफ। तो देखिए ये जो ऊपर की तरफ जाता है ना, ये ऊपर की तरफ, ये 5 नंबर, ये भी क्या होगी? तो ठंडी होंगी। क्या होंगी? ठंडी होंगी, क्योंकि देखिए ठंडी जलधारा जा रही है, तो ये भी क्या है? ठंडी है ना, ये भी ठंडी है और ये भी क्या होगी? तो ठंडी होगी। ये जो ठंडी जलधारा है, ध्यान सुनिए, ये जो ठंडी जलधारा है, इसको बोलते हैं बेंगुला की धारा। क्या बोलते हैं? बेंगुला की धारा। ये 5वें नंबर पे है, बेंगुला की धारा। तो बेंगुला की धारा याद रखिएगा कि अफ्रीका की तरफ से मुड़ती है। कहां से? अफ्रीका की तरफ से मुड़ती है, और ये भी कैसी होती है? ठंडी होती है। यानी हमने देखा कि साउथ अटलांटिक ओशियन में कौन कौन सी जलधारा है। कॉन्सेप्ट सुनिए, साउथ अटलांटिक ओशियन में बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी साउथ में इक्वेटोरियल के, यानी विषुवत रेखा के दक्षिण में जलधारा उत्पन्न हुई, तो क्या बोले थे? साउथ इक्वेटोरियल करंट। जैसे ये आगे गई तो ब्राजील से टकराई, तो ब्राजील करंट, यानी ब्राजील की धारा। और जैसे ब्राजील की धारा गर्म थी, आगे गई तो फॉकलैंड की धारा आके टकराई, ठंडी, और ठंडी आई तो उसका दिशा क्या कर दी? मोड़ दी। और जैसे दिशा मुड़ा तो बन गई साउथ अटलांटिक प्रवाह। और साउथ अटलांटिक प्रवाह आगे जाके 2 भागों में, अफ्रीका के एक दूसरे साइड में, एक अफ्रीका से ऊपर। तो अफ्रीका से जो ऊपर चला जाता है उसको बोलते हैं बेंगुला की धारा। क्या बोलते हैं? बेंगुला की धारा, है ना। और जो अफ्रीका के आगे निकल जाती है वो इंडियन ओशियन में चली जाती है। बात क्लियर हुई? चलिए, तो ये है बेंगुला की धारा। अब यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो आपको समझ में आ गया कि टोटल 5 करंट याद रखना है। किसमें? साउथ अटलांटिक ओशियन में। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। देखिए यहां भी करंट उत्पन्न होती है, ऐसे उत्पन्न हुआ। अब बताइए, ये भी 1 नंबर। अब देखिए ऊपर, ये इक्वेटर लाइन के ऊपर यानी उत्तर दिशा में हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा। क्या बोलते हैं? उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा। अब जैसे ये उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है, तो ध्यान सुनिए, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। क्या है ये? छोटे छोटे द्वीप है ना, क्यूबा, हैती वगैरह, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं यहीं पे। ठीक है, तो देखिए अब इस द्वीप से टकरा के 2 भागों में बढ़ जाती है ना। जैसे ये जाती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक ऐसे और एक ऐसे। ध्यान सुनिएगा, ऐसे 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, अब ये 2 भागों में बट गई, 2 भागों में बट गई। ठीक है, यानी पहला आया यहाँ से उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा, और उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जो है कि यहाँ पे 2 भागों में बट जाती हैं। तो ये पहला एक यहाँ पे है फ्लोरिडा की धारा। ये क्या है? 2 नंबर का, ये है 2 नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 2 नंबर। ये 2 नंबर हो जाती है फ्लोरिडा की धारा। कौन सी धारा? फ्लोरिडा की धारा। याद रखिएगा, ये है फ्लोरिडा की धारा। कौन सी धारा? फ्लोरिडा की धारा, है ना। फ्लोरिडा से होते हुए निकल जाती है, इसलिए फ्लोरिडा की धारा। और ऐसे यहाँ पे 3 नंबर है, ये है एंटिलीज की धारा। किसकी? एंटिलीज की धारा। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा,
है ना, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप से दो भागों में बट जाती है। तो एक फ्लोरिडा वाला से चली जाती है तो फ्लोरिडा की धारा, दूसरा यानी ये वाला एंटिलीज की धारा, तीसरा क्या है एंटिलीज की धारा। अब ये आगे जाके मिल जाती है, आगे जाके जैसे मिलती है, ठीक है, तो देखिए मैप भले ही छोटा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, तो ये आगे दूर तक जाती है। क्या करती है, ये दूर तक जाती है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर ही देता हूँ, चलिए, ये आगे दूर तक जाती है, ऐसे आगे की तरफ जाती है। क्या करती है, ये ऐसे आगे की तरफ जाती है, बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। तो ये जब बनती है, देखिए फ्लोरिडा और एंटिलीज की धारा जैसे मिलती है तो आगे एक हो जाती है, तो इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम करंट। क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम करंट, यानी गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा ये बन जाती है। कौन कौन, तो फ्लोरिडा और एंटिलीज की धारा जैसे मिलती है तो बनती है गल्फ स्ट्रीम की धारा, और ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। देखिए पहला नंबर भी क्या है, गर्म है, दूसरा नंबर भी गर्म है, तीसरा नंबर भी गर्म है, चौथा नंबर भी गर्म है। कब तक ठंडी नहीं होगी, जब तक ऊपर से कोई धारा आके न टकराए, है ना। जब ऊपर से आके धारा टकरा जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी। बात क्लियर। तो नीचे से ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा कौन सा है, फ्लोरिडा की धारा, एंटिलीज की धारा, गल्फ स्ट्रीम, है ना। जैसे ये गल्फ स्ट्रीम आगे की तरफ जाता है तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन फिर भी स्पीड को कम करने के लिए ठंडी जलधारा क्या आती है, ऊपर से ठंडी जलधारा टकरा जाती है ना। किससे, गल्फ स्ट्रीम से ऊपर की ठंडी जलधारा टकरा जाती है, यानी ये है लेब्राडोर की धारा। कौन सी धारा, लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा गल्फ स्ट्रीम से टकरा जाती है, किससे, लेब्राडोर की। देखिए इधर लेब्राडोर है, ठीक है, तो लेब्राडोर की जलधारा जो है कि गल्फ स्ट्रीम से टकरा जाती है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम का स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण ये क्या करती है कि इसका कुछ भाग ऐसे मुड़ जाता है नीचे की तरफ, कुछ सीधे निकल जाता है और कुछ ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है गल्फ स्ट्रीम की। लेब्राडोर ठंडी है, लेब्राडोर कैसी है, तो ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, वो जैसे टकराती है तो गल्फ स्ट्रीम को मोड़ नहीं पाती है, वो गल्फ स्ट्रीम सीधे निकल जाता है, कुछ ऊपर की तरफ निकल जाता है और कुछ नीचे की तरफ निकल जाता है। तो देखिए जो ये गल्फ स्ट्रीम थी ये सीधे जो निकल जाती है इसको बोलते हैं नॉर्वे की धारा। क्या बोलते हैं, नॉर्वे की धारा। क्यों, क्योंकि नॉर्वे से होते हुए रूस की तरफ चली जाती है। कहाँ से, नॉर्वे से होते हुए रूस की तरफ चली जाती है, ठीक है, ये रूस की तरफ चली जाती है। आपको पता है ये यूरोप है, यूरोप के ऊपर रूस वाला आपको एरिया दिखाई देता है, तो ये रूस की तरफ चली जाती है। कौन, तो ये नॉर्वे की धारा। 6 नंबर कौन सी धारा है, नॉर्वे की धारा। अब देखिए आपने देखा कि कुछ ऊपर चली जाती है धाराएं, यही धाराएं क्या होती है, कुछ ऊपर चली जाती हैं, तो इसको कर देता हूं 7 नंबर। क्या कर देता हूं, 7 नंबर। अब ये 7 नंबर जैसे ऊपर जाती है इसको बोलते हैं इरविंगर की धारा। क्या बोलते हैं, इरविंगर की धारा। देखिए ये जैसे ऊपर की तरफ गई तो इसको बोलते हैं इरविंगर की धारा। क्या बोलते हैं, इरविंगर की धारा। और यही इरविंगर की धारा जब ग्रीनलैंड में प्रवेश कर जाती है, ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड में, तो इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड की धारा। कौन सी, ग्रीनलैंड की धारा। तो याद हो गया। देखिए पहला सुनिए, पहला फिर से, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है ना, टकराई तो द्वीप से टकराई तो फ्लोरिडा की धारा, एंटिलीज की धारा। ये फ्लोरिडा और एंटिलीज मिल गई, जैसे मिली तो गल्फ स्ट्रीम इतनी तेज थी कि उसे कोई रोक नहीं पाया, वो गर्म थी, और जैसे आगे गई तो लेब्राडोर की धारा टकराई। लेब्राडोर की धारा टकराने के बावजूद भी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई, है ना, और ये अपने डायरेक्शन को 3 भागों में बांट दी। कौन, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम जब 3 भागों में बांटी तो एक चला गया नॉर्वे की तरफ, है ना, कहाँ, नॉर्वे की तरफ, तो इसलिए इसको बोले नॉर्वे करंट, है ना, और एक ऊपर की तरफ चला गया इरविंगर की धारा। क्या चीज, इरविंगर की धारा। और यही इरविंगर की धारा जब ग्रीनलैंड में प्रवेश करता है तो ग्रीनलैंड की धारा हो जाती है। क्या हो जाती है, ग्रीनलैंड की धारा हो जाती है। बात क्लियर हुई। चलिए अब देखिए, अब ये धाराएं कैसी होंगी, तो मैंने अभी बताया था कि जब ये ठंडी जलधाराएं मिलेंगी ना, वहीं से ठंडा हो जाएगा। जहां से ठंडी जलधाराएं टकराई वहीं से सब ठंडी हो जाएंगी, है ना। तो ये देखिए, ये इरविंगर, ग्रीनलैंड और नॉर्वे, ये सब क्या है, ठंडी है। अभी जो तीसरा जलधारा जो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है ये है रेनल की धारा। कौन सी धारा, रेनल की धारा। याद रखिएगा ये है रेनल की धारा। कौन सी धारा, रेनल की धारा। अब ये रेनल की धारा जैसे आगे जाती है ना, ये दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका वाला पार्ट है ना, ये अफ्रीका वाला पार्ट, तो जैसे ये रेनल की धारा आगे जाती है ऐसे, तो ये हो जाता है किनारी की धारा। क्या हो जाती है, किनारी की धारा। कौन सी, किनारी की धारा। 10वें नंबर का है
केनारी की धारा। कौन सी? केनारी की धारा। और यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। क्या होता है? बार बार चलता रहता है। तो मैंने आपको ये अटलांटिक महासागर में जितने भी करंट है मैंने पूरा डिटेल्स के साथ समझा दिया। देखिए ऊपर 10 करंट और नीचे आपका लगभग 5 या 6 करंट है, तो टोटल 16 करंट मैंने आपको समझाया। अब मैं फिर से एक बार पूरा ये करंट आपको डिटेल्स के साथ बताता हूं। चलिए सबसे पहले आते हैं साउथ वाले पार्ट में। साउथ अटलांटिक है ना, जो ओशियन है उसमें देखते हैं कौन कौन सा करंट है। तो देखिए पहला करंट है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, जो कि गर्म है। ये ब्राजील से टकराई इसलिए ब्राजील की धारा। ठीक है, जैसे ये आगे की तरफ बढ़ी तो फॉकलैंड की धारा आके टकरा गई, ठंडी जलधारा। ठीक है, और टकराने के बाद इसका जो दूसरा नाम पड़ा, ये मुड़ गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या हो गया? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। क्या हो गया? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। अब ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आगे जाके 2 भागों में बट जाता है अफ्रीका की तरफ से। तो अफ्रीका के जो इस साइड से जाता है ना, इस साइड से जाता है, इसको बोलते हैं बेंगुला की धारा। क्या बोलते हैं? बेंगुला की धारा। याद रखिएगा, वेनेजुएला मत याद रखिएगा, बेंगुला याद रखिएगा। तो बेंगुला की धारा है ना, बेंगुला की धारा और एक इंडियन ओशियन में चली जाती है। क्या होती है? इंडियन ओशियन में चली जाती है। कौन सी? यही है, आप देखेंगे अटलांटिक ओशियन से निकलने वाला करंट कहां चला जाता है? इंडियन ओशियन में। चलिए तो ये हो गया हमारा साउथ अटलांटिक ओशियन की करंट। अब देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का करंट देखिए। यह है पहली नंबर की उत्तरी अटलांटिक है ना, उत्तरी अटलांटिक जलधारा, उत्तरी अटलांटिक है ना। अब देखिए सॉरी, यह मतलब कि उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। क्या है? उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। अभी जैसे उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा आगे की तरफ जाती है, ये 2 भागों में बट जाती है। एक होता है फ्लोरिडा की धारा, एक होता है एंटिलीज की धारा। क्या होता है? फ्लोरिडा की धारा और एक होता है एंटिलीज की धारा। अब ये फ्लोरिडा और ये हो गया एंटिलीज। अब ये जैसे आगे जाके एक होती है तो बनता है गल्फ स्ट्रीम। क्या बनता है? गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम में स्पीड बहुत ज्यादा होता है और इस गल्फ स्ट्रीम जैसे आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा इससे टकरा जाती है। क्या होती है? लेब्राडोर की धारा इससे टकरा जाती है। टकराने के बाद गल्फ स्ट्रीम का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि वो लेब्राडोर के टकराने के बाद भी वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, बल्कि 3 भागों में बट जाता है। तो 3 भागों में जो ऊपर की तरफ चला गया उसको बोलते हैं इरविंग की धारा है ना, इरविंगर की धारा। ध्यान रखिएगा, इरविंगर की धारा। और ये इरविंगर की धारा जब ग्रीनलैंड में पहुंचती है तो इसे बोलते हैं ग्रीनलैंड की धारा। और एक सीधे निकल जाती है नॉर्वे की धारा और एक नीचे की तरफ मुड़ती है, उसे बोलते हैं रेनल की धारा। क्या बोलते हैं? रेनल की धारा। अब ये रेनल की धारा अफ्रीका से यहाँ पे कैनारी से होते हुए निकल जाती है, इसको बोलते हैं कैनारी की धारा। क्या बोलते हैं? कैनारी की धारा। कैनारी की धारा याद रखिएगा, कैनारी की धारा। ये पूरा हो गया हमारा अटलांटिक ओशियन की करंट पूरा। आपको आई होप आपको याद हो चुका होगा। अगर नहीं याद है फिर भी बार बार वीडियो को देखिएगा जिससे आप याद कर सको और समझ सको। चलिए अब देखते हैं पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली जो जलधाराएं हैं, गर्म है, कौन सी ठंडी है, पूरा डिटेल्स देखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो जलधारा है कैनारी की जलधारा ठंडी होंगी या गर्म? तो अब देखिए ये ऊपर से आ रही है। कहां से आ रही है? ऊपर से आ रही है, ठंडी होंगी। कितना आसान है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। बस इतना याद रखिए कि जो नीचे से जा रहा है, विषुवतरेखा से जा रहा है, वही केवल गर्म है और जैसे उससे ठंडा टकराएगी सब ठंडा हो जाएगा। बस यही बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं ये प्रशांत महासागर। तो देखिए प्रशांत महासागर भी 2 भागों में, एक नॉर्थ पैसिफिक ओशियन उत्तरी प्रशांत महासागर, एक साउथ पैसिफिक ओशियन यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी करंट उत्पन्न होती है, ऐसे करंट उत्पन्न हुआ तो इसका नाम क्या होगा? तो देखिए नाम क्या होगा बताइए, नाम आप खुद रखिए, नाम क्या रखेंगे इसका बताइए, नाम क्या रखेंगे? तो देखिए विषुवतरेखा के दक्षिण में है। कहाँ है? विषुवतरेखा के दक्षिण में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? तो बताइए दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। क्या बोलेंगे? दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। बात क्लियर। अब देखिए जैसे ये जलधारा आती है तो आगे आपको दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया। क्या दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया के पूरब से होके निकल जाती है। कहां से? पूरब से होके निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं, पूरब को बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट है ना, यानी पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। क्या बोलते हैं? पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। ऑस्ट्रेलिया से पूरब से होकर निकल जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। अब बताइए ये पहला नंबर गर्म होगा या ठंडा?
गर्म। दूसरा नंबर क्या होगा, गर्म, क्योंकि गर्म वाली ही आ रही है। तो पहला क्या हो गया, दक्षिणी, है ना, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा यानी साउथ इक्वेटोरियल करेंट ऑस्ट्रेलिया से टकराई, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, तो ऑस्ट्रेलियन करेंट या ऑस्ट्रेलिया की धारा। कौन सी, पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूरब से जा रही है, तो पूर्व। अब ये गर्म जलधारा है। अब जैसे ये आगे की तरफ जाती है, देखिए जैसे ये आगे की तरफ जाती है तो एक नीचे से आके धारा इसको डायरेक्शन को चेंज करती है। नीचे से क्या करती है, एक धारा इसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है। अब नीचे से आके धारा टकराएगी। अब ये कौन सी धारा है, तो ये देखिए इंडियन ओशियन की धारा है। कौन सी है, इंडियन ओशियन की धारा। इंडियन ओशियन से जाने वाली जो धारा है वो आके इससे टकराएगी। अब जैसे टकराएगी तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा चेंज हो गया। देखिए इसका डायरेक्शन हो गया चेंज। अब बताइए नीचे वाला क्या है, ठंडी जलधारा। क्या है, ठंडी जलधारा। तो जब इस ठंडी जलधारा टकराएगी तो बताइए इसकी जलधारा का नाम भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब देखिए ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में है ना, प्रशांत महासागर के दक्षिण में है, इसलिए इसका नाम हो जाता है दक्षिण प्रशांत प्रवाह। दक्षिण प्रशांत प्रवाह, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो दक्षिण प्रशांत प्रवाह जो हो जाएगा ये 3 नंबर का हो जाएगा। अब जैसे ये आगे की तरफ जाता है तो आपको दिख रहा है ये अमेरिका, है ना, क्या है, अमेरिका। अमेरिका से होते देखिए कुछ और आगे निकल जाएगा, यही आपको दिख रहा है ये ठंडी जलधारा। मैंने जो बोला था ये कौन सी ठंडी जलधारा है, तो आपको पता हो चुका होगा, फॉकलैंड की धारा। तो यही धाराएं आगे जाके कट जाती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं और कुछ सीधे ऊपर की तरफ चली जाती है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो देखिए जो ऊपर की तरफ चली जाती है ना, इसको बोलते हैं पेरू की जलधारा। क्या बोलते हैं, पेरू की जलधारा। ध्यान रखिएगा, पेरू करंट। क्या बोलते हैं, पेरू करंट। आई थिंक आपको नाम याद हो चुका होगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा करंट हमने पढ़ा। ठीक है, किसमें, साउथ पैसिफिक में। देखिए पहला है साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। ठीक है, अब दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा आगे जैसे बढ़ी, ऑस्ट्रेलिया से टकराकर जैसे इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पूरब से टकराई है, इसलिए इसका पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। क्या बोलते हैं, पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा यानी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, और जैसे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आगे की तरफ बढ़ता है तो नीचे से ठंडी जलधारा आके टकरा जाती है। क्या करती है, ठंडी जलधारा टकरा जाती है, इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये जो है कि पैसिफिक में ही साउथ में चली जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 नंबर को कि साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट यानी दक्षिण प्रशांत प्रवाह। दक्षिण प्रशांत प्रवाह, बात क्लियर। अब जैसे ये टकरा के नीचे आगे की तरफ चली गई तो ये भी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अटलांटिक की तरफ चली जाती हैं और दूसरा यहीं से मुड़ जाती है अमेरिका से ऊपर की तरफ, है ना, साउथ अमेरिका जो है, तो इससे ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरू की जलधारा। क्या बोलते हैं, पेरू की जलधारा। क्या बोलते हैं, पेरू की जलधारा। क्या बोलते हैं, पेरू की जलधारा। तो ये पूरा करंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पूरा कौन कौन सा ठंडी है, कौन सा गर्म है, आपको समझ में आ चुका। पहला नंबर गर्म है, दूसरा नंबर भी गर्म है और बाकी सब इसमें ठंडी जलधारा है। बात क्लियर हो गई, क्योंकि सब नीचे से जा रही है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा साउथ पैसिफिक ओशियन। चलिए अब देखते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सी करंट उत्पन्न होती है। देखिए यहां से वही एक करंट चलेगी, कौन सा करंट हो जाएगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। क्या होता है, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। अब जैसे ये उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे आप देखेंगे, एशिया जो है ना, एशिया का पार्ट जहाँ पे जापान है, फिलीपींस है ना, ये वाला एरिया, वहां से ये 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बट जाता है। ध्यान सुनिए, ये भी 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्या होता है, 2 भागों में बट जाता है। अब 2 भागों में बट जाता है तो इसका नाम, एक भाग जो अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सुसीमा की धारा। क्या बोलते हैं, सुसीमा करंट या सुसीमा की धारा। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, सुसीमा की धारा, सुसीमा करंट। और जो तीसरा नंबर की धारा यहाँ पे 2 भागों में जो बटी है, ये तीसरा नंबर आपको दिख रहा है, तो ये किसको क्या बोलते हैं समझिए। देखिए ये है सुसीमा की धारा 2 नंबर, और इसको बोलते हैं क्यूरियो-सीओ की धारा। क्यूरियो-सीओ की धारा क्या बोलते हैं, लिख देता हूं, क्यूरियो-सीओ की धारा। क्या बोलते हैं, क्यूरियो-सीओ की धारा। याद रखिएगा कि जब उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा आगे की तरफ जाती है तो छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप हैं, उनसे टकराने के बाद 2 भागों में बट जाती हैं, और जब ये 2 भागों में बटती हैं, 2 भागों में बटती हैं तो
एक को बोलते हैं सुसीमा की धारा और एक को बोलते हैं क्यूरियोसियो की धारा। क्या बोलते हैं? क्यूरियोसियो की धारा। क्या बोलते हैं? क्यूरियोसियो की धारा। ठीक है, चलिए एक बात और बता दूं कि जो ये 4 नंबर था पेरू की धारा, इसे हमबोल्ट की धारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमबोल्ट की धारा। ये पॉइंट याद रखिएगा, हमबोल्ट की धारा यानी पेरू की जो धारा है ना, पेरू की, इसे बोलते हैं हमबोल्ट, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे हमबोल्ट, इन्होंने इस जलधारा के बारे में बताया था, इसलिए इसे हमबोल्ट की धारा भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हमबोल्ट की जलधारा किसे बोलते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जो अफ्रीका है, अमेरिका है, अमेरिका के जो दूसरे साइड से जा रही है पेरू वाली, ठीक है, उसे ही बोलते हैं हमबोल्ट की धारा। चलिए अब देखिए, ये था उत्तरी विश्वतरीखीय जलधारा, ठीक है, और ये 2 भागों में बट गया। तो 2 भागों में बट गया, एक सुसीमा की धारा और एक क्यूरियोसियो की धारा। क्या होती है? क्यूरियोसियो की धारा। अब देखिए, सुसीमा की जलधारा और क्यूरियोसियो की जलधारा जब दोनों अभी पास होने वाली होती है, तब तक एक ऊपर से आके करंट टकरा जाती है। क्या होती है? ऊपर से आके करंट टकरा जाती है, ठंडी जलधारा, है ना, ठंडी जलधारा। और ये ठंडी जलधारा जो है ना, ओयोसियो की धारा है। कौन सी? ओयोसियो की धारा। कौन सी? ओयोसियो की धारा। देखिए, सुसीमा की जलधारा और क्यूरियोसियो की जलधारा जैसे आगे की तरफ बढ़ती है तो एक करंट आके टकरा जाती है, जिसका नाम है ओयोसियो। क्या नाम है? ओयोसियो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं, ओयोसियो की जलधारा, है ना, ओयोसियो की जलधारा। याद रखिएगा, ओयोसियो की जलधारा। अब ये ओयोसियो की जलधारा इसके डायरेक्शन को चेंज करती है। क्या करती है? चेंज करती है। अब इसके डायरेक्शन 2 तरह से, एक तो इस डायरेक्शन चेंज होगा तो एक ऊपर की तरफ चली जाती है और एक नीचे की तरफ चली जाती है ना। याद रखिएगा, एक ऊपर की तरफ चली जाती है और एक कहाँ चली जाती है? नीचे की तरफ। तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं क्या है। उत्तरी, है ना, ये क्या है? उत्तरीय विश्वतरीखीय जलधारा, 2 भागों में बटी सुसीमा की जलधारा और क्यूरियोसियो की जलधारा। ठीक है, तो सुसीमा और क्यूरियोसियो की जलधारा। अब ये जैसे सुसीमा और क्यूरियोसियो आगे अब मिलने वाले थे, तब तक टकरा गया ओयोसियो की जलधारा। अब ओयोसियो जो है कि कैसी है? ठंड है। अब पूरा ठंड कर देंगी, पूरा क्या करेंगी? इसको ठंडा कर देंगी। अब ये जो है कि जलधारा मुड़ा तो, लेकिन एक ऊपर की तरफ चला गया। अब ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आपको अलास्का दिखेगा। क्या दिखेगा? अलास्का। तो इसलिए जो अलास्का की तरफ चली गई, इसको बोलते हैं अलास्का की धारा। क्या बोलते हैं? अलास्का की धारा। देखिए, जो अलास्का की तरफ चली गई, इसको बोलते हैं अलास्का की धारा। और जो नीचे की तरफ चली गई, ये बहुत आगे तक चली जाती है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की धारा। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया की धारा। याद रखिएगा, कैलिफोर्निया से होते हुए निकल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। बात क्लियर? और ये कैसी है दोनों? तो देखिए, अलास्का, कैलिफोर्निया और ओयोसियो, ये क्या है? सब ठंडी है, क्योंकि ठंडी जलधारा टकराई है तो इनका डायरेक्शन चेंज करने के साथ इसको ठंडा भी कर दिए। तो 5वां नंबर कौन सा है? अलास्का की धारा। 6 नंबर क्या है? कैलिफोर्निया की धारा। और पुनः यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। क्या होता है? यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो ये था पूरा पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में जितने भी करंट्स थे, मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ समझाया। तो चलिए एक बार फिर से पैसिफिक वाला रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, सबसे पहले साउथ पैसिफिक का देखते हैं। पहले नंबर दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, इसमें देखते हैं करंट कौन कौन सा है। तो देखिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह है दक्षिणी विश्वतरीखीय जलधारा। आगे गई तो पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। ठीक है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा। और इस पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा से एक ठंडी जलधारा आके टकराई तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये बन गया दक्षिण प्रशांत प्रवाह। दक्षिण प्रशांत प्रवाह क्या हो गया? दक्षिण प्रशांत प्रवाह। अब ये अमेरिका से होके गई, इसलिए साउथ अमेरिका से, इसलिए यहाँ पे एक पेरू है, यानी हमबोल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये हो गया पेरू की जलधारा। क्या हो गया? पेरू की जलधारा। और ये कैसी है? तो ठंडी है। चलिए अब ऊपर देखते हैं। उत्तरी विश्वतरीखीय जलधारा। क्या होता है? उत्तरी विश्वतरीखीय जलधारा। और ये आगे छोटे छोटे द्वीप से टकरा के 2 भागों में बट जाती हैं। एक हो जाता है सुसीमा की जलधारा, एक होता है क्यूरियोसियो की जलधारा। सुसीमा की जलधारा और क्यूरियोसियो की जलधारा। ये सुसीमा की जलधारा और क्यूरियोसियो की जलधारा जैसे ही मिलने वाली होती हैं तो एक बाहर से आकर टकरा जाती है ठंडी जलधारा, ओयोसियो की जलधारा। कौन सी? ओयोसियो की जलधारा इससे टकरा जाती है, जिसके कारण इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और डायरेक्शन 2 भागों में बट जाता है। एक डायरेक्शन अलास्का की तरफ चली जाती है, इसलिए अलास्का की धारा। क्या बोलते हैं? अलास्का की धारा, अलास्का करंट। और एक नीचे की तरफ आ जाती है कैलिफोर्निया से होते हुए अमेरिका, क्या है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की धारा। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया की धारा। तो ये थी हमारा पूरा करंट्स अटलांटिक और पैसिफिक, पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। कौन सा ठंडी है, कौन सा गर्म है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि जहां से ठंडी जलधारा टकराएंगी वहीं से ठंडी हो जाएंगी। ठीक है,
समझ में आ गया। गर्म जलधाराएं हमेशा विषुवत रेखा से निकलेंगी और लेकिन जैसे ही ठंडी जलधारा जहां पे टकराएंगी उसके बाद से सभी जलधाराएं क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। बात क्लियर होगी। ठंडी का मतलब पूर्ण रूप से ठंडी नहीं होगी, लेकिन गर्म रहेगा और ठंडा रहेगा तो उसे हम ठंडी जलधारा ही कहेंगे, गर्म में मत रखिएगा। तो ये था, पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने, पूरा जलधारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट किया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।